हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये नववर्ष मंगलमय हो। और गणित की श्रृंखला में हमारे मॉडल पेपर 6 कंप्लीट हो चुके थे और आज हम 7वें मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम पहले ही बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं, जिस मॉडल पेपर का जो प्रश्न जिस क्रम में लिखा हुआ है, जिस क्रम से हम समझा रहे हैं, उसी पैटर्न से आपको ये बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। इसलिए इनको आप अच्छे से सावधानी से समझिए, हर एक प्रश्न को आप नोट कीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में आप एक अच्छा स्कोर कर सके। तो फटाफट हम शुरुआत करते हैं आज अपने मॉडल पेपर से। तो अपना 7वां मॉडल है और प्रश्न आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। इसमें अपना पहला ही प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। निम्न में से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, आपने यदि हमारा पहला वीडियो देखा है जिसमें हमने संख्याओं का ज्ञान कराया था, उसमें हमने संख्याएं आपको 7 प्रकार की बताई थी, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। उसमें आपको बताया था कि अंडर रूट वाली जो संख्या है वो सभी अपरिमेय संख्या है। और इसके अलावा यदि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हो तो यदि इस प्रकार की कोई संख्या आती है, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2.232425, ऑप्शन सी 2.23 पे 12, ऑप्शन डी 2.23। इनमें से आपको अपरिमेय संख्या छांटनी है। तो देखिए, ये संख्या परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। तो ये जो संख्या आपकी लिखी हुई है 2.232425, ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। और ऐसी संख्याओं के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और यदि आपने नहीं पढ़ा तो इन संख्याओं को गौर से देखिए, मैं इसी में आपको समझा देता हूं कि अपरिमेय क्यों है। देखिए, यदि आपकी एक संख्या स्थिर है, यानी एक अंक स्थिर है और दूसरा अंक बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और लास्ट में इसमें डॉट डॉट चलता जाएगा। इसके आगे वाली नेक्स्ट संख्या आएगी तो 26 आएगी, उसके आगे वाली जो संख्या आएगी वो 27 आएगी, उसके आगे जो संख्या आएगी 28। इस प्रकार से एक अंक इसमें स्थिर रहेगा और दूसरा अंक है वो बढ़ता चला जाएगा। इस कारण से ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या। इसलिए आपका ये पहले प्रश्न का आंसर होता है 2.232425, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न, इसमें एक संख्या स्थिर होती है, दूसरी बढ़ती चली जाती है। दूसरा प्रश्न है x² - 2x + 4। आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। ये दूसरा प्रश्न है x² - 2x + 4। इसमें आपसे कहा है इसके दो शून्यक है। कितने शून्यक है? दो शून्यक है। दो शून्यक है और एक शून्यक को इसने p कहा है और दूसरे शून्य को इसने q कहा है। और आपसे कहा है कि p + q का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये देखिए इस प्रश्न को। ये प्रश्न एक्चुअल में गलत प्रिंट हुआ है। इस प्रश्न को हमें सही करना है, उसके बाद में इसका आंसर आएगा, वरना आप इस हिसाब से करोगे तो ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये प्रश्न में इसमें जो 4 अंक है यहाँ पर गलत है। यहाँ क्या आएगा? आपका 1 आने वाला है। अब आपको चेक करना है इस 1 के हिसाब से। आपको भी अपनी डेस्क वर्क में ये जो दूसरा प्रश्न है इसको सही कर लेना है। और ये 4 नहीं, इसकी जगह पर 1 अंक है ये। हाँ जी, गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो आपको यह x² लिखना है और इसमें -x प्लस का 1। हमें पता है इनके दोनों के जोड़े बनाए जाएंगे। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचा आपका x, यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ बचेगा आपका 1। इन दोनों में से यहाँ देख लीजिए, पहले माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का 1 कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फिर आपको यहाँ -x है, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि आपका बाहर का जो अंक है वो माइनस का है। ये प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यदि बाहर माइनस है तो अंदर की संख्या की जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। तो इसका मान आया आपका x - 1। इधर जो बाहर वाली संख्या उनको साथ लिखने पर x - 1। दोनों से हमें शून्य प्राप्त करने, इसलिए हम इनको 0 के बराबर लिख देंगे। x - 1 बराबर 0। तो एक दूसरी साइड में जाएगा पक्षांतर करने के बाद, तो x बराबर 1 आएगा प्लस का, इधर आपका आएगा x बराबर 1। तो एक शून्य का हमारा 1 प्राप्त हो गया, दूसरा शून्य भी 1 प्राप्त हो गया। हमसे कहा इन दोनों का योग कितना होगा, यानी 1 + 1, यानी कि इनका योग कितना हुआ? 2। आपको इसमें ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है वो है प्लस का 2। फटाफट हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। आपको बस इसमें शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद में आपको इनको जोड़ देना है। जितना प्रश्न में कहा जाए आपको उतना ही करना है। और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव में है और आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, हम सिर्फ इनको समझा रहे हैं ताकि परीक्षा में यदि किसी प्रकार से प्रश्न आपसे
पूछ लिया जाए तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और फटाफट सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। इसमें लिखा है 6x प्लस वाई बराबर 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाले युग्म। इसके लिए आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको ध्यान देना है। 1 4 4 1 2 2 और 2 -2। इनमें से जो राइट आंसर होगा उसके लिए आपको इनमें से x और y के मान रख के देखने हैं। तो आपको पहले जो अंक लिखा है वो x का मान है, जो दूसरा अंक लिखा है वो y का मान है। इस समीकरण में आपको प्रत्येक को चेक करके देखना होगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। तो हम इसमें फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो x की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, y की जगह 4 रखना है, बराबर इधर 10 लिखना। तो 6 कम 6 प्लस 4 और 6 और 4 का जो टोटल है वो भी 10 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी आपके 10 है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जिसमें आपने ट्राई किया वही सही है। तो तीसरे का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ पता लगाने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं। इसमें आपको मान को रखकर देखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। चूंकि हमें फटाफट इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है इसलिए हम इनको थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं ताकि आप वीडियो को जल्दी देखकर कंप्लीट कर पाओ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि दी गई आकृति में यदि AB बराबर 3.4, देखिए जैसा चित्र बना है वैसा हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ लिखा है A, यहाँ B, इस जगह C और यहाँ इस तरह से एक लाइन मिलाई है जिसका नाम है D। इसमें AB का मान आपको 3.4 दिया है, BD का मान जो है वो 4 है और BC का मान देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो मान है पूरा वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक का मान 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का मान 4 है। तो ये मान आपका कितने का प्राप्त होता है, 6 का। अब आगे देखिए, इसमें कहा है AC का मान बताना है। आपको इस AC का मान बताना है, इस वाली भुजा का मान बताना है। देखिए ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा आधारभूत अनुपात प्रमेय की तरह चलना है, अनुपात में लिखना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए AB बटा BD हम लिख देते हैं यहाँ AB बटा BD, यानी कि इस त्रिभुज आधारभूत अनुपात प्रमेय नहीं, समरूपता नियम से। तो इस भुजा के बट्टे में हमें इस भुजा को लिखना है और इस भुजा के बट्टे में हमें इसको लिखना है। तो इसका नाम है AC और इस भुजा का नाम है CD। AB का मान आपका 3.4, BD का जो मान है आपका वो 4 है, AC का मान आपको फाइंड आउट करना है और CD का मान आपका 6 है। अंश बटा हर बीच में बराबर है, इस समय हमेशा आपस में गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4 गुणा AC करेंगे तो 4AC हो जाएगा और 6 गुणा 3.4 इनको आप इस तरह लिख देंगे। आपको AC का मान पता लगाना है तो 6 गुणा 3.4 बटा 4, बस। अब जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कर चुकी है। अब 2 एकम 2 का भाग इसमें दिया 1.7, क्योंकि 17 दूना 34 होता है, बीच में पॉइंट लगा दिया। तो आप देखिए 17 गुणा 3 यानी कि 51 और बीच में इसमें पॉइंट, तो हमने पॉइंट लगा दिया। तो इसका जो AC का मान है वो आपका 5.1 निकल कर आया है। इसका राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस त्रिभुज की इस भुजा के बट्टे में ये लिख दीजिए और इस त्रिभुज की इस भुजा के बट्टे में ये लिखना है, फिर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर पे पूछा जाता है, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से रखिए। हमें कम से कम 18-19 प्रश्नों को सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा सा हम इनको स्पीड से कराते हैं। आप इनको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व कराया गया। अगला प्रश्न देखिए, 5वां। बिंदु दे रखे हैं 0 0 2 0 एंड 0 2, ये बिंदु दिया है। इन बिंदुओं से समान दूरी वाले बिंदु, यानी कि इन बिंदुओं से समान दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है ये पता लगाना है। जब भी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए तो देखिए इनमें पहला मान x y का है, पहला मान x का, दूसरा y का, ये 1 1 2 2 3 एंड 3, ये इस तरह से मान होंगे। इस कंडीशन में आपको इनके सभी जो x है इनको जोड़ देना है और बट्टे में 2 लगा देना है। इसी प्रकार y जो है इनके y को जोड़ देना है और बट्टे में 2 लगा देना है। तो देखिए x1 का मान 0, x2 का 2, x3 का मान 0, बट्टे में 2 लगाना है। यहाँ y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान 2 है, बट्टे में 2 लगा दी। ऊपर सोल्व करने के बाद 2 आया, नीचे 2 चल रहा है, यहाँ ऊपर सोल्व करने के बाद 2 आया, बट्टे में 2 चल रहा है।
2 से 2 खत्म 1, 2 से 2 खत्म 1, यानी x का मान 1 प्राप्त होता है और y का मान 1 प्राप्त होता है। और ऐसा मान जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी 5वें का डी इसका राइट आंसर होगा। काफी सरल प्रश्न है। x के निर्देशांकों को जोड़ दीजिए, आधा और बट्टे में 2 कर दीजिए, और y के निर्देशांकों को जोड़ दिए और बट्टे में 2 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आता है इसमें मध्य बिंदु से संबंधित प्रश्न हो, उसमें आपको बट्टे में 2 ही लगाना होगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, इसमें लिखा आपका 2 कोसेक 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री के बराबर है। 2 कोसेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री बराबर है। आपको इसमें क्या करना है, मान रखना है इनका। 2 गुणा कोसेक 30। आपको सारणी देखनी है, सारणी आपको अच्छे से समझा दी गई है। जो आपको नवी प्रश्नावली का वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें आप आसानी से उसको देख सकते हैं और उसके हिसाब से आपको इसमें मान रखने हैं। तो कोसेक 30 में होता है आपका कर्ण बटा लंब यानी 2/1, और सेक 30 में होता है आपका आधार बटा कर्ण। सेक में हो गया, सॉरी इसमें सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और सेक 30 का मान है वो जाएगा आपका 2/√3। सॉल्व करते हैं इसको। 2 दूनी 4 दूनी 8/√3। ये आपका ऑप्शन में किस में राइट है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इनके जो मान है 2 की जगह 2 लिख दिया। कोसेक 30 है, आप सारणी में से देख सकते हैं, सारणी आपको समझाई हुई है। कर्ण बटा लंब 2/1, और सेक 30 है वो आपको कर्ण बटा आधार 30 के हिसाब से देखना है, तो कर्ण बटा आधार 2/√3। ये आप सारणी में से देख सकते हैं, सारणी का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 8/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां प्रश्न देखिए। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए जैसा प्रश्न कहता जाए उस हिसाब से आपको चित्र बनाना है, और ऐसे प्रश्नों में हमेशा 90 डिग्री त्रिभुज वाला ही चित्र बनता है, यानी समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं या समकोण लिख देते हैं और थीटा वहां लगाएंगे जैसा प्रश्न में कहेगा। इससे पहले हम मार्किंग भी कर देते हैं क्योंकि इन प्रश्नों में ये चीज फिक्स मान के चला करो आप। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो इस मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहां से एक अवनमन कोण बनाया जा रहा है। क्योंकि अवनमन का इसलिए वो कोण यहाँ आएगा और ये 30 डिग्री का है, तो ये इस जगह भी 30 डिग्री का होगा। कारण क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होता है इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा से बनने वाले 6 प्रकार के कोणों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देखकर इनको अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आपको कोण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, यानी कि इस बिंदु की यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए थीटा के सामने भुजा है आपकी लंब है, 90 के सामने भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, और जो बची भुजा है वो आपकी आधार हो जाएगी। तो जो दिया है और जो ज्ञात करना है इन दोनों में तुलना करेंगे। तो आपको क्या दिया है, लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको पता है, लाल बटा कक्का, और लंब और आधार आते हैं आपके tan थीटा में। हमें लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान आपका 30 डिग्री है, लंब का नाम आपका AB है, आधार का नाम का BC है। tan 30 का मान आपको पता है, सारणी से देख सकते हैं 1/√3, और AB जो है इसका मान है 10, और BC का मान आपको ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अंश बटा हर बीच में बराबर की स्थिति होने पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो BC का गुणा BC बराबर जाएगा 10 गुणा √3, यानी 10√3। तो आपके यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10√3 निकल कर आ जाएगी, और इसके लिए जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए जो आंसर है वो राइट होगा। देखिए 7 प्रश्न अपने कंप्लीट हैं। अगला प्रश्न है 8वां। अगला अपना 8वां प्रश्न है, यदि एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB वृत्त बनाएंगे। ये केंद्र बना दिया, ये कोई बाहर एक बिंदु रख दिया, और यहां से 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। और हमें पता है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है,
और इस बिंदु को हमेशा O मानते हैं क्योंकि वृत्त का केंद्र है। उसने बाह्य बिंदु का नाम भी दिया है P, और यहां से दो स्पर्श रेखा, एक तो है PA और एक है PB। ठीक है, तो ये बिंदु स्पर्श बिंदु है जिसका नाम A है और स्पर्श बिंदु इसका नाम है B। आपसे इसने पूछा है POA। अच्छा, इनके बीच का जो कोण है वो 80 डिग्री दिया है। अब ध्यान दीजिए, आप इसने कहा है POA की स्थिति नहीं बन रही है तो हमें इसको इससे मिलाना है, तो बन गया PO और ये बनाने से हमारा बन गया POA। तो ये इस प्रकार जो स्थिति इसकी बनी है, यहां पर आपको इस कोण का मान पता लगाना है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको ये कोण पूछा हुआ है, अगर ये कोण 80 का है तो ये पूरा कोण कितने का होगा? 100 का, क्योंकि ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण जो होते हैं इनका योग कितना होता है? 180। इसलिए 180 में से इस 80 को घटाएंगे तो आपको 100 प्राप्त होगा। और चूंकि ये आधा कोण ही पूछा जा रहा है तो 100 का आधा हो जाएगा 50 और 50। आपसे पूछा है POA का मान, तो POA का मान है वो आपको 50 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए, नवा प्रश्न। नवे प्रश्न में सिर्फ कहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। और आप जानते हो कि त्रिज्या दी है, व्यास आपसे पूछा है, तो त्रिज्या का जो डबल होता है, दुगना होता है, वो व्यास होता है। तो 3.5 का डबल 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो 9 प्रश्न अपने हो चुके हैं। अगले प्रश्न से देखिए, यानी 10वां प्रश्न। नवा हम सॉल्व नहीं कराया है, सिर्फ आपको समझाया है, क्योंकि आप जानते हो त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, इसे 3.5 का दुगना 7 होता है। 10वां प्रश्न, एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। देखिए जैसा प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से करना है। चाप की लंबाई, और चाप की जो लंबाई है वो क्या दी आपको? कैपिटल L। हमें पता है चाप की लंबाई सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 और इसका मान है आपका कैपिटल L। आगे आपसे कहा है तथा त्रिज्या r है, हमने भी r मानी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि आपसे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा, वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ये इसका मान होता है। सबसे पहले हम थीटा का मान निकाल लेते हैं इससे। तो थीटा बराबर हो जाएगा L गुणा 360, यानी ये संख्या कहां चली गई? वज्र गुणा ऊपर। ठीक है, हमें सिर्फ थीटा चाहिए इधर, तो 2 पाई r को भेज देते हैं नीचे। तो लिखा हमने 2 पाई r, यानी सिर्फ हमने थीटा को एक तरफ रखा है, 360 यहां चला गया है और 2 पाई r आ गया बटे में। अब इस थीटा के मान को उठाकर इस समीकरण में यानी कि इस सूत्र में हम रख देते हैं, हमारा मान आ जाएगा। देखिए मैं इसके सामने कर देता हूं, आपको इसके नीचे करना होगा। पाई r स्क्वायर, थीटा की जगह L गुणा 360, थीटा की जगह L गुणा 360 और बट्टे में आपको लिखना है 2 पाई r। और पहले से ही प्रश्न में अपने इसमें चल रहा है फॉर्मूले में 360। बस इस तरह से आपको स्थिति को जमा देना है। 360 से 360 खत्म, पाई से पाई खत्म। अब आपके यहां से एक बार r है और यहाँ 2 r आ रहे, इसका मतलब r ऊपर बच गया है एक बार, एक बचा है आपका L और बट्टे में चल रहा है 2। तो आपका जो राइट आंसर है वो L r बट्टा 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 L r। इस तरह से जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको आप आसानी से पता लगा पाओगे। और इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें चाप की लंबाई के जो मान दिया है वहां से थीटा निकाल के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में रख देना है, सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। संख्या होती तो और अच्छे से आप इसका मान निकाल पाते, लेकिन इसमें संख्या नहीं, उसकी जगह अल्फाबेट दिए है। 10 प्रश्न हो चुके हैं। 11वां प्रश्न देखिए। इस मॉडल पेपर के प्रश्न जो है काफी सरल है, और लेकिन परीक्षा में जो पूछे जाते हैं थोड़े से कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। इसके लिए आप बाकी मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो जो हमने अभी तक करा दिए हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन 3 चीजों के बारे में इसने बात की है। वो आपकी 9 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर, ये 3 इसमें बुझा दिए। यानी घनाभ की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर है। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यदि आपकी घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला सूत्र याद है तो ध्यान दीजिए, हमने इसको बनाया था, समझाया था उस समय कि किस प्रकार से क्षेत्रफल जो है घनाभ का क्षेत्रफल निकाला जाता है। देखिए इस घनाभ के क्षेत्रफल में हमें ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा छोड़ देना है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि घनाभ के आकार का कोई कमरा है और उसकी छत है, उसको छोड़ देना है, और उसकी जो फर्श है वो भी छोड़ देना है। तो आपको चार साइड यानी चार दीवारें बची है, उनका क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो देखिए कैसे होगा। तो एक साइड लंबाई वाली है और उसके साथ में ऊंचाई यानी L इंटू एच, और ऐसी कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि एक इधर दीवार है, एक उसके सामने होगी। इसमें आपको दूसरा और जोड़ना है, एक तो आपकी चौड़ाई होगी और एक आपकी ऊंचाई होगी जो आप दूसरी साइड होगी, और इसका भी क्या करना है? आपको 2 गुना करना है। मैं सूत्र समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2LH हो गया ये, और ये आपका 2BH हो गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और H कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या आपका? इधर से L और इधर से B। देखिए 2 और H इसको हमने कॉमन निकाल लिया। अभी क्या बचा आपका? L प्लस B। अब हमें इस सूत्र में सिर्फ इसका मान रखना है। 2, H कितना है आपका? 1, L कितना है? 9, B कितना है? 2, 2 एकम 2 और 9 और 2 11। तो 11 दूना 22 यानी 22 मीटर है या सेंटीमीटर, मीटर दिया है, 22 मीटर स्क्वायर। ये आपके इस कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, उसकी दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, 11वें का डी सही है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अगला 12वां प्रश्न है, प्रायिकता वाली प्रश्नावली, यानी कि आपकी लास्ट प्रश्नावली से पूछा है और प्रायिकता के बारे में आप जानते हो, इसलिए इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए 12वां प्रश्न, इसमें ऑप्शन है, उनको मैं लिख देता हूं, 1.1, 0.5, 0.9 और 0.1। देखिए हमें पता है जो प्रायिकता होती है उस प्रायिकता का मान हमेशा, यानी इस प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच में। तो ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि 0 से कम नहीं है और 1 से ज्यादा नहीं है। ये भी आपका राइट आंसर है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। और आपसे क्या पूछा था कि प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1.1, क्योंकि प्रायिकता का मान नहीं हो सकता ये पूछा है, क्योंकि इसका मान 1.1 का मतलब 1 से ज्यादा है, जबकि जो प्रायिकता होती है उसका मान 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 13। इसमें कहा है, प्रश्न 13 इसमें कहा है 144 और 198 का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। 144 और 198 का HCF निकालना है। तो देखिए इनके टुकड़े कर दीजिए आवाज गुणनखंड विधि से। 2 का भाग दिया, 2 7 14 72, 2 का दिया 36, 2 का दिया 18, फिर से 2 का दिया 9, फिर हमें इसका 3 का भाग देना होगा। अब हम इसी में 2 का भाग लगाते हैं, 2 9 18, 2 9 18 99, 3 का देना है 33, फिर से 3 का देना है 11, फिर 11 का देंगे एक बार। इसके टुकड़े और इसके टुकड़े हमें लिख देना है, ठीक है। 144 के जो टुकड़े होंगे यानी कि आवाज गुणनखंड है 2 2 2, फिर 2, फिर 3 और 3 ये। 198 जो है इसके टुकड़े हैं आपके 2 3 3 11। इनमें जो कॉमन है उनको हम गोले में बंद कर देते हैं, 3 3, बस इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, यानी कि इनका जो HCF आएगा वो कितना होगा? 18 होगा। यदि आपको डाउट है कि ये HCF हमने निकाला है वो सही है गलत है,
तो आप इस 18 का भाग इन दोनों में देकर देख सकते हो, दोनों में भाग चला जाता है, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ सही है। राइट ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, इसमें आपका 18 लिखा हुआ है। तो काफी इजी प्रश्न है जिनको आप आसानी से परीक्षा में कर पाओगे, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस बना के रखनी है, क्योंकि अपना जो टारगेट है 95 प्लस या 100 का होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो इसमें लिखा है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यानी कि आपसे कहा है शून्यकों का योग 3 है और शून्यकों का गुणनफल वो -3 है। आपको पता है ऐसे प्रश्न में हमेशा सूत्र लिखना है, और सूत्र लिखा जाएगा यहाँ शून्य एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, आप लिख लेना इसका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर लिखा माइनस योगफल में 3 है इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस में गुणनफल है माइनस का 3। तो इसको आप जब लिखोगे सॉल्व करके तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका समीकरण यानी कि इसका राइट आंसर होगा। काफी सरल प्रश्न है, आपको सिर्फ शून्यकों का योगफल और गुणनफल को सूत्र में रखना, आपका मान आ जाएगा। देखिए 14 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 4/x प्लस 5y बराबर 7, और यहाँ आपसे कहा है कि x बराबर है वो -4/3 है, और आपको y का मान पता लगाना है। आपको इसमें x की जगह 4/3 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे, 4/3 -4/3 इस तरह से, प्लस 5y बराबर 7। एक संख्या के नीचे 2i, इसका मतलब 3 चला जाएगा ऊपर, 3 ऊपर के जाने के बाद गुणा में आ जाएगा 4 के साथ में, और बट्टे में चल रहा है माइनस का 4, प्लस 5y बराबर 7। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, आपका मान आएगा -3 प्लस 5y बराबर 7। हमें इसमें y का मान चाहिए, इसलिए 5y बराबर 7 और -3 दूसरी साइड जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो 5y बराबर हमें 10 प्राप्त होता है। हमें y का मान चाहिए तो 10/5 यानी y बराबर 2। यानी कि आपको सिर्फ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए सिर्फ इसमें मान रखना है, कैलकुलेशन करते जाना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, ये 3 का अंक ऊपर जा रहा है, 4 से 4 खत्म, माइनस का 3, -3 अचर संख्या है, 7 भी अचर संख्या है, अचर अचर को अलग करना है और सॉल्व कर देना है, बस। काफी सरल प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, 15 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पंद्रह प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। अभी हमें 16वां प्रश्न देखना है। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए, छठी प्रश्नावली का जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न निश्चित तौर पर आता है, इसलिए इसको अच्छे से कीजिए आप, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती आपका पूरा प्रश्न गलत कर देगी। इसमें 16वें प्रश्न में कहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A 50, B 70 डिग्री, C है 60 डिग्री और D का मान 60 डिग्री है, E का मान 70 डिग्री है और F का मान 50 डिग्री है। तो इनमें से सही कौन सा है, आपको सही सेलेक्ट करना है। देखिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, इसका नाम रख दिया हमने त्रिभुज ABC। इसके निर्देशांक आप रख सकते हो। उसके बाद दूसरे को रखते समय आपको सावधानी रखनी है, B का मान 70 डिग्री और C का जो मान है वो आपका 60 डिग्री है। अभी आपको दूसरा त्रिभुज बनाना है। देखिए यहां पर जो निर्देशांक रखना है वो निर्देशांक आपको सोच समझ के रखना है, क्योंकि कोणों की स्थिति इसी प्रकार से होनी चाहिए। देखिए इसमें कहा है कि D जो है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहां है, तो आपको D का मान इस जगह रखना है। आप D का मान यहां नहीं रखोगे, यदि आपने यहां रख दिया तो गलत हो जाएगा, और किसी जगह रखोगे तो गलत हो जाएगा। तो जैसे पहले चित्र की स्थिति है, आपको सेम उसी स्थिति में इनका मान रखना होगा। तो D का मान आपका 60 डिग्री है, E का मान 70 डिग्री है, तो इस जगह आपको E रखना है,
चाहे आपका क्रम बैठे या नहीं बैठे, लेकिन आपको इसी हिसाब से रखना है जिससे कि इस त्रिभुज में कोण रखें उसी हिसाब से। अब बाकी का बचा 50 डिग्री वाला, इसकी जगह आप एफ लिखना है। आपसे प्रश्न में कहा गया है कि इनकी समरूपता किस हिसाब से होगी, तो देखिए ए बी सी, ये त्रिभुज हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप है। इसी हिसाब से जैसे आपने एबीसी ये लिया है तो आपको ये भी लेना है एफ ई डी, त्रिभुज एफ ई डी जैसा इसमें बना है वैसे ही आपको लिखना है। आप अपने मन से डी ई एफ या एफ डी ई नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुजों को उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में वो समरूप बनते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। सही। देखिए 16 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आप चित्र बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि किस प्रकार से इनको सिद्ध करना बताया गया है। प्रश्न नंबर 17, इसमें कहा है आपसे एक h मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ये खंबा है, इसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर है। खंबे की छाया यहाँ √3h है, √3h ये इसकी छाया है। तो सूर्य को उन्नयन कोण बताइए। उन्नयन कोण हमेशा यहां बनेगा, तो यहां हमें थीटा लगाना है। नाम डाले तो इसके मार्किंग करते हैं ए बी सी। हमें इन दोनों के बीच में पता लगाना है, इन दोनों के बीच में चलना है, क्योंकि हमें ये थीटा निकालना है। तो ये आपका थीटा के सामने भुजा आपकी लंब, 90 के सामने भुजा आपकी कर्ण और शेष भुजा आपकी आधार। तो लंब और आधार में चलिए, और लंब और आधार आते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा में लंब बटा आधार, थीटा अपना पता नहीं कितना है, ज्ञात करना है। लंब का मान है ए बी, आधार का नाम है बी सी। टेन थीटा बराबर ए बी का मान h, बी सी का मान √3h। देखिए h से h खत्म तो आपका मान आता है 1/√3। अब आपको ये पता लगाना है कि टेन थीटा में 1/√3 किसका मान होता है। तो आप इसको अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा में 1/√3 टेन 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा जो है आपका वो 30 डिग्री प्राप्त होगा। इस जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री आएगा। ये आपको सारणी से आसानी से पता चल जाएगा। हाँ, जिसका राइट ऑप्शन है बी। अगला 18वां प्रश्न है, ध्यान से समझना और उस हिसाब से आपको इसका सॉल्व करना है। ये सारे प्रश्न एक जैसे होते हैं, हर एक में समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। देखिए 18, दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती, यानी कि ये दीवार है और ये इसका अंतर है और यहां इसके सहारे एक सीढ़ी झुकी हुई है, तो 90 डिग्री का एंगल का त्रिभुज बन चुका है। और कह रहा है दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री कोण बनाती है, तो यहां आपको 60 डिग्री लिखना है। आपको याद होगा मॉडल नंबर 6 में यहां आपसे सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण बताया गया था, इसलिए करते समय थोड़ा सावधानी रखें। यदि सीढ़ी दीवार से 12.5 मीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 12.5 मीटर की, तो सीढ़ी की लंबाई पता लगानी है आपको। इस सीढ़ी की लंबाई पता लगानी। देखिए ये क्या है थीटा, इसके सामने भुजा क्या हो गई लंब, 90 के सामने भुजा क्या हो गई कर्ण, शेष कौन बचा आधार। तो जो दिया है यानी आधार और कर्ण इन दोनों में चलना है, क्योंकि सीढ़ी की ऊंचाई पूछी आपसे, लंबाई पूछिए। तो लाल बटा का आपको ध्यान होगा, इसमें आप देख लीजिए आधार और कर्ण कहां आते हैं। ये आता है कोस थीटा में, आधार और कर्ण। आपको लिखना है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। थीटा अपने पास 60 डिग्री का है, तो लिखना है कोस 60 डिग्री बराबर आधार 12.5 और कर्ण का नाम लिख देते हैं एसी। कोस 60 का मान कितना है आधार बटा कर्ण, ये आप सारणी में देख सकते हो, इसका मान 1/2 आ रहा है। 1/2 बराबर 12.5 बटा एसी। अंश बटा हर बीच में बराबर होने पर हमेशा वज्र गुणा होता है, तो एसी का गुणा 1 से करेंगे तो एसी, और 12.5 का गुणा आप 2 से करोगे तो आपको पता चल गया होगा 25 आएगा। और आपकी जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 25 मीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 25 मीटर लिखा। देखिए काफी सरल प्रश्न थे और हमने फटाफट मॉडल नंबर 7 को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनके प्रश्नों को भी नोट कर लीजिए, ताकि परीक्षा में यदि ऐसे आए तो उससे पहले आप
ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, ज़्यादा समय खराब नहीं करते, उन प्रश्नों को रिवाइज कर सकें या रिवीजन कर सकें, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न इसी क्रम में आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आई होप ये आपको मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा।